Very good morning to all. I hope you are doing great. I'm also good. Very warm welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Reena and I am so happy to have you here. In today's video, we are going to talk about this unit third of subject industrial psychology, and its code is HRM05. So first of all, let's understand the meaning of learning. So basically, learning is the process of acquiring or modifying knowledge, skills, behavior, attitude, or preferences. It can be conscious और अनकॉन्शियस. जो लर्निंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है उसको मॉडिफाई करते हैं, अपनी स्किल्स को हम मॉडिफाई करते हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो प्रेफरेंसेस हैं, उनको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. ये कॉन्शियसली भी करते हैं हम और अनकॉन्शियसली भी करते हैं. कॉन्शियसली दैट मीन्स द स्टडिंग फॉर एन एग्ज़ाम. ओके, जब आप किसी भी चीज़ के लिए अवेयर होते हो उसको हम कहते हैं कॉन्शियसली. एंड अनकॉन्शियसली लाइक पिकिंग अप ए हैबिट, कि अनकॉन्शियसली आपको पता ही नहीं है कि आपका टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो आप. एंड बस जो जो मेन टास्क है, मेन टास्क को हट कर जो अदर एक्टिविटीज़ में आप अपना टाइम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो. बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियसली एंड आपको पता ही नहीं चल रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल क्या है कि जब इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटे कब बीत गए. तो वो चीज़ क्या हो रहा है, अनकॉन्शियसली वो चीज़ हम किए जा रहे हैं. एंड व्हाट आर द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. फर्स्टली इट इज़ ए परमानेंट चेंज. इट हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, स्टडी और प्रैक्टिस. सबसे ज़्यादा लर्निंग किससे होती है, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड बाय प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल कि मैथ की आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी. तो उससे भी आप सीखते हो. एंड इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. जो लर्निंग है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है. फॉर्मल की अगर हम बात करें तो स्कूल में जो भी हम सीखते हैं वो क्या है, फॉर्मल लर्निंग. एंड इन केस ऑफ इनफॉर्मल, जो कि हम अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं या अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो हमारे दादा दादी हैं उनके लाइफ के तजुर्बों से सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल लर्निंग. एंड नेक्स्ट वी हैव इन्वॉल्व मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी. इसमें क्या है, सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो आप जब किसी पर्सन को देखते हो तो आप कैसे सीखते हो, बाई उसके जेस्चर के थ्रू सीखते हो आप कि कैसे वो बिहेव कर रहा है. फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है एंड मेंटल, जैसे कि आप कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप अपना दिमाग लगा रहे हो. ओके, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एंड उससे भी लर्निंग होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मल लर्निंग एज वेल एज इनफॉर्मल लर्निंग. फॉर्मल लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट लर्न्स एल्जेब्रा इन स्कूल. आप ये भी बोल सकते हो जो बच्चा है वो स्कूल में क्या सीख रहा है, मैथ. एंड रीड द टेक्स्ट बुक, practice problem, takes feedback from teacher, uses it to solve real life math problem. These are the examples of formal learning. Next we have informal learning. A child learn to use a mobile phone. This is called the informal learning. आजकल आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन ले लेते हैं अपने मम्मी पापा से एंड वो खुद ही उसको यूज़ करना सीख लेते हैं. वो कैसे सीखते हैं, जैसे पेरेंट्स को देखते हैं पेरेंट्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड वो भी सेम इन द सेम वे वो बच्चे उस फ़ोन को चलाना स्टार्ट कर देते हैं. एंड सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव वॉच इज पेरेंट्स यूजिंग इट एंड इमिटेट्स देयर रिएक्शन. जैसे पेरेंट्स करते हैं या फ्रेंड्स करते हैं वैसे ही बच्चा क्या करता है, इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स नकल करना स्टार्ट कर देता है. एक्सपेरिमेंट्स विद बटन एंड एप्स. और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बटन के साथ खेलते रहेंगे. दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल लर्निंग. इवेंचुअली अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ए कॉल और प्ले ए गेम. और ये चीज़ें भी सीखना कि कॉल कैसे करनी है, गेम कैसे खेलनी है, दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल लर्निंग. नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. So first step we have in case of process of learning, motivation. Motivation, that means the spark to learn.
लर्निंग बिगिंस व्हेन देयर इज़ ए रीज़न और डिज़ायर टू लर्न समथिंग। लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आपके पास कोई रीज़न होगा, कोई डिज़ायर होगी कि अच्छा मुझे सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जेआरएफ क्रैक करना है, तो वो क्या है, जेआरएफ के लिए आप मोटिवेट फील कर रहे हो क्योंकि पता है जेआरएफ जैसे ही लगेगा तो आपको स्कॉलरशिप लग जाएगी। दैट मीन्स आप क्या हो, आप में स्पार्क है सीखने का, आप में क्या है, एक रीज़न है, आपके पास एक डिज़ायर है कि उससे आपको मरनी आएगी। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट वॉन्ट्स टू स्कोर वेल इन एग्ज़ाम, दिस इज़ द मोटिवेटेड टू स्टडी। And a person want to learn cooking to become independent, and a job seeker want to learn excel to get a better job. What are the types of motivation? First one we have instinctive and extrinsic. Intrinsic, that means the inner desire, for example love for music. आपका मन क्या करता है कि यार मुझे, कई बच्चे होते हैं उनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है, एंड कई बच्चे होते हैं उनको क्रिकेट खेलने का शौक होता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन कि उसके डिज़ायर क्या है, उसको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है। किसी पर्सन को मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को खेलना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को बातें करना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को साइलेंट रहना पसंद है। दिस इज़ कॉल्ड द इनर डिज़ायर। एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दैट मीन्स द एक्सटर्नल रिवॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन एंड मार्क्स। आपने देखा होगा जो बच्चे हैं वो मोटिवेट फील करते हैं जैसे कि उनको एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि अगर वो फर्स्ट आते हैं तो दैट मीन्स उनको पैसे मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उनको अवार्ड मिलेगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मोटिवेट फील करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रिवॉर्ड और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Second, we have perception and attention. The learner pays attention and uses senses to perceive information. जो लर्नर है वो क्या करता है, अटेंशन देता है एंड यूजेस द सेंसेस टू परसीव इंफॉर्मेशन, एंड पूरा फोकस करता है लर्न करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या करोगे, अटेंशन आपकी 100% होएगी, आप सीखने की ट्राई कर रहे हो, चीज़ों को लर्न करने की ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट लिसन टू ए टीचर एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव द चाइल्ड वॉचेज अ वीडियो ऑफ समवन पेंटिंग। एक छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक वीडियो में देख रहा है कि कोई पेंट कर रहा है, एंड वैसे वो इमिटेट करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर सम टाइम। एंड थर्ड वी हैव ए ट्रेनी ऑब्जर्व ए मैनेजर गिविंग ए प्रेजेंटेशन। एंड लर्निंग बिगन्स व्हेन द brain notices and interpret the information correctly. ओके, लर्निंग स्टार्ट ही कहाँ से होती है, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, दैट मीन्स नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देते हो उस इंफॉर्मेशन को एक करेक्ट वे में। Third, we have acquisition. Acquisition, that means gathering information. The learner takes in knowledge through various methods like reading, listening, observing or doing. लर्नर क्या करता है, जो नॉलेज है वो अलग अलग मेथड से गेन करता है, अलग अलग चीज़ों के थ्रू सीखता है, रीड करके, लिसन करके, ऑब्जर्व करके, या फिर प्रैक्टिकली किसी चीज़ या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जैसे इंग्लिश को सीखने के लिए 4 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है LRWS मॉडल। L दैट मीन्स लिसनिंग, R दैट मीन्स रीडिंग, एंड S मीन्स स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, speaking, writing, W that means writing. So these are the 4 skills that required to learn English language. For example, reading a chapter from a book, this is called gathering information. And second example we have watching a YouTube tutorial on guitar. Third example we have listening to a language podcast and attending a lecture. At this stage the input is being collected. So these are the examples of acquisition. Information को basically gather करना, उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे कि रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, ऑब्जर्विंग हो गया, डूइंग हो गया,
एंड किसी से बात करके आप सीख सकते हो. दीज आर द मेथड्स ऑफ knowledge. Next, we have understanding and processing. The brain organizes and processes the information to make sense of it. Basically, अब आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन तो आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू कलेक्ट कर ली, बट उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड करना, प्रोसेसिंग करना. ओके, आपने किसी चीज़ को देखा कि वो एप्पल है, तो आपने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, इंफॉर्मेशन आपने गेन कर ली, बट जब तक आपको उसको समझोगे नहीं कि ये एप्पल है, एक करेक्ट वे से उस चीज़ को आप नाम नहीं दोगे, तब तक वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन का. ओके, तो बेसिकली ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, कि बेसिकली उस चीज़ का मतलब क्या है, उस चीज़ को समझना. तो ये कैसे होता है, द ब्रेन ऑर्गेनाइजेस एंड द प्रोसेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस ऑफ इट. ये सारा काम कौन करता है, हमारा ब्रेन. जो इंफॉर्मेशन हमने एक्वायर की होती है उसको प्रोसेस करना, उसके बाद उस चीज़ की सेंस बनाना. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट कनेक्ट्स ए साइंस कॉन्सेप्ट विद ए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल. कि एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, जो भी साइंस में, वो एक साइंस सब्जेक्ट है, उसमें जो भी कंसेप्ट वो पढ़ रहा है उसको ट्राई कर रहा है रिलेट करने की, किसके साथ, जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं उनके साथ. ए पर्सन लर्निंग जर्मन लिंक न्यू वर्ड विद इंग्लिश इक्विवेलेंट. एंड थर्ड एग्जाम्पल वी हैव the learner analyzes a new recipe and imagine the steps. These steps helps in comprehension. Next we have the retention. This step is called memory building. The learner stores information in long term memory. कि जो एक लर्नर है वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है. ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए. मतलब जैसे कि आज आपने एक एप्पल देखा तो आपके माइंड में एक इमेज छप गई, एंड जब भी आप 10 साल के बाद भी वैसा ही एप्पल देखोगे तो आप क्या करोगे, उसको रिकॉल कर लोगे. एक आपकी माइंड में रिटेंशन हुई होगी उस एप्पल की इंफॉर्मेशन की, जो कि आपने एक बार चीज़ देखी होगी. इन द सिमिलर वे, आपने कोई भी चीज़, आज जो चीज़ आप देखोगे, जिस टाइप का डाटा आप कलेक्ट करोगे, वो इंफॉर्मेशन छप जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, practicing a musical instrument daily strengthen memory, and repeating vocabulary help you remember foreign word. And also using the flashcard to revise science formulas, memory can fade without repetition or meaningful practice. Next we have the recall and retrieval. The learner brings back the stored information when needed. अब जो लर्नर है वो क्या करता है, जो उसने इंफॉर्मेशन रिटेन की होती है उसको क्या करता है, रिकॉल करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट रिकॉल्स ए ग्रामर रूल ड्यूरिंग एन एग्जाम. ए ड्राइवर रिमेंबर्स रोड साइंस वाइल ड्राइविंग. एंड द स्पीकर यूजेस द मेमोराइज्ड code during a speech. This proves that learning can actually occur. And next step we have application or performance. The learner applies knowledge or skills in real world task. For example, applying first aid technique in an emergency, uses the math to budget monthly expenses, and writing an essay using learned grammar rules. And it's a practical use of what has been learned. Next we have feedback and reinforcement. Learner receives response or result of performance that helps to improve or maintain learning. For example, a teacher correcting your mistake on a test. This is called corrective feedback. Praise from parents for a good drawing. This is called positive reinforcement. Not winning a quiz due to the poor preparation. This is called negative feedback. Feedback helps in strengthening और मॉडिफाइंग द लर्निंग बिहेवियर. जो फीडबैक है वो क्या हेल्प करती है, किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए.
कि आप जैसे आपसे किसी भी काम को करते टाइम कोई गलती हो जाती है, तो फीडबैक जब आपको मिलती है तो उसके बाद आप क्या करते हो, वहाँ पे स्कोप होता है चीज़ों को मॉडिफाई करने का, इम्प्रूव करने का। Next topic we have, what is development? Basically, development refers to the systematic and orderly changes in an individual that occur throughout the life from birth to old age. बेसिकली ये क्या है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली चेंज है। ये सिस्टमेटिक मतलब स्टेप 1 2 3 इस तरीके से चेंज आएगा, एंड एक प्रॉपर ऑर्डर में। इट इंक्लूड्स द changes physical, cognitive, emotional, social, moral। physical that means body में जो भी ग्रोथ हो रही है, motor skills, and next we have cognitive which include the thinking, reasoning, learning, okay, and third we have the emotionally कितना चेंज आ रहा है आप में, जैसे फीलिंग, मूड, किस तरीके से आपकी जो फीलिंग है वो विद टाइम चेंज हो रही है। social, relationship, social skills, and moral, understanding the right and wrong। ओके, ये आप में चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोथ, गेटिंग बिगर। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोथ, ओके, बट ऑल्सो अबाउट मैच्योरेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन फंक्शन एंड एबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि इम्प्रूवमेंट होना इन फंक्शन एंड एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड नॉट ओनली ग्रोज टॉलर but also start learning to speak. This is called language development. And learn to share toys. This is called social development. And understand right and wrong. This is called moral development. Next we have the process of development. Development is a continuous and lifelong process. डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन आपने कुछ काम कर लिया तो डेवलपमेंट होगी, नहीं, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। इट इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक स्टेजेस। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल। फर्स्ट वन इज प्रीनेंटल स्टेज, दैट मीन्स कंसेप्शन टू बर्थ। डेवलपमेंट बिगन्स फ्रॉम बर्थ इन द womb. Physical organ, brain and body parts begin to form. डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, जब बच्चा पेट में होता है, एंड जैसे कि फिजिकली क्या होना, फिजिकल ऑर्गन, इन सारी चीज़ों का ग्रो करना। fetal brain start functioning. For example, a baby's heart start beating by the 5th week of pregnancy. Next we have infancy. It start between the 0 to 2 years. Rapid physical and sensory development learns to crawl, walk and recognize the faces and begin to form the attachment. Emotional development start to say basic word. ओके, जब बच्चा क्या होता है, 0 से 2 साल के बीच में बच्चा क्या क्या चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है, वो चलना सीख लेता है, क्रॉल करना सीखता है, और जैसे फेसेस को रिकॉग्नाइज करना भी सीख जाता है। बिगन टू फॉर्म अटैचमेंट, और इमोशनल डेवलपमेंट होना बच्चे में स्टार्ट हो जाती है, एंड ऑल्सो स्टार्ट टू से बेसिक वर्ड, थोड़े थोड़े मम्मा पापा, ये छोटी छोटी चीज़ें वो बोलना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बेबी स्माइल्स व्हेन इट सीज इट्स मदर। दिस इज कॉल्ड द social learning, okay, social development. And learn to hold a toy, this is called motor, and understand no or simple instruction, this is called cognitive. Okay, and third we have early childhood. It starts between the 2 to 6 years. It known as the preschool stage, and big stride in language and imagination. Vocabulary expand rapidly, learn basic rules of behavior, develop a sense of self and imagination.
For example, a child learn to form short sentences, begin playing with other children, learn टू यूज़ ए स्पून और गेट ड्रेस्ड। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। कब? जब वो 2 से 6 साल के बीच में होता है। नेक्स्ट वी हैव मिडल चाइल्डहुड, 6 to 12 ईयर्स के बीच में बच्चा क्या क्या चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। स्कूल एज मेजर एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड लर्न रीडिंग, राइटिंग, मैथ, बिगन टू कंपेयर सेल्फ विद अदर, अंडरस्टैंड टीम वर्क एंड रूल्स। ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। एंड फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड सॉल्व मैथ प्रॉब्लम एंड मेक क्लोज फ्रेंड्स एंड competes इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट वी हैव एडोलसेंस। ये जो एज होती है इसमें कितने साल के बीच में होती है? ये होती है 12 से 18 ईयर्स के बीच में। पीरियड ऑफ puberty and identity formation, physical changes, height, voice, etc., and strong emotions and mood swings, develop own values and goals। ये सारी चीज़ें क्या होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें बच्चे में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए टीन एक्सप्लोर्स career interest, vocational development, and also start questioning rules or authority. This is called moral reasoning. And begin romantic relationship. This is called social emotional relationship. And between 80 to 40 years, this is called the early adulthood. Focus on career, relationship, and independence. Forms the deeper relationship and also build a career and may start a family, and it makes major life decision. For example, a person gets married. This is called the social change, social development. And start a job and takes responsibility. This is called the emotional development. And may pursue higher education. This is called cognitive development. After that, we have middle adulthood. It starts between the years 40 to 65 years. Period of stability or crisis, midlife changes, focus on productivity and contribution, and may experience physical aging, begin reflecting on life achievement. For example, a parent support their children in education, may feel stress about aging or retirement, develop a sense of accomplishment or regret. Next, we have late adulthood. Basically, it start when when you are in 65 plus years. Final stage of life with reflection and adaptation, slower physical movement and memory, retirement and grandparenthood, thinking about life's meaning. And for example, grandparents tell stories from their youth, may face the loneliness or health problems. Some remain active in hobbies or community work. Okay, so this is the summary table of development stages with key areas. First, we have parental. So basically, the age is between the conception, birth, and key development organ formation, brain begins functioning. In case of when in the second stage, infancy, it start between the 0 to 2 years. Between the 0 to 2 years, and key development in this age is motor skills, attachment, basic language. And in case of early childhood, the age range is 2 to 6 years, where the imagination, self development, self awareness, basic independence, these kind of development happens in this age, and where child pretend to be superhero. In case of middle childhood, this is it's between the 6 to 12 years, and here basically academic learning, teamwork, and friendship development start happening. Here the child solves the math problem and plays in a team. In adolescence, it starts between the 12 to 18 years, identify, value emotional high lows. Teen join the social causes or feels peer pressure. Early adulthood, it start between the 18 to 40 years, where the relationship, career, and independence. Adult Young adults start working and plans future. Middle adulthood, it start between the 40 to 65 years, where the productivity, reflection, possible life crisis, and parent supports the children, career, think about legacy. In the late adulthood,
It starts between the age range 65 plus. Here, the key development in case of wisdom, health changes, emotional adjustment, and elder recalls life experience with pride or regret. Okay, and this is the summary table of process of learning. So these are the steps of learning. First we have motivation, perception, acquisition, understanding, retention, recall, application, feedback. Motivation, that means desire to learn, is triggered, and perception, that means the learner notice and pays attention. Acquisition, that means the learner collect knowledge or skills. Understanding, that means the information is processed in the mind. Retention, that means storing information in memory. Recall, that means retrieving what was learned. Application, using knowledge in real life situation. And feedback, that means the learner receives input on performance. Okay, in case of motivation, the child wanting to learn guitar to impress friends. And in case of perception, the child watching how to hold the instrument. In case of acquisition, child watching tutorial reading guitar. And in case of understanding, the child connecting chords to musical theory. And in case of retention, repeating practice sessions. And in case of recall, playing a song from memory. And in case of application, the child performing in front of friends. And in case of feedback, getting the child getting praise or suggestion from the improvement. Okay, so next we have the meaning of learning and development. Basically, learning and development is the key function in personal growth, education, and human resource development or human resource management. It involves the structured effort to enhance an individual's skills, knowledge, or behavior either for personal enrichment or improve वर्कप्लेस परफॉर्मेंस. लर्निंग का मतलब क्या है? रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और ट्रेनिंग. लर्निंग कैसे होती है? जब आप मॉडिफाई करते हो क्या अपनी नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को, बिहेवियर कैसे कैसे करके, एक्सपीरियंस करके, या कहीं से आप ट्रेनिंग लेके, या पढ़ के. ओके, दीज आर द मेथड्स टू modify the knowledge, skills, attitude, behavior. For example, learning how to use a new software tool in training session. ओके, एक जो स्टूडेंट है वो सीख रहा है कि कैसे किस तरीके से सॉफ्टवेयर टूल को यूज़ करना है इन द ट्रेनिंग सेशन. And development, that refers to the long term growth and progression of a person. It focuses on a broad capabilities like leadership, critical thinking, and adaptability that help in future roles. Basically, जो डेवलपमेंट है वो क्या है? ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है एंड प्रोग्रेशन ऑफ ए पर्सन. एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में डेवलपमेंट हो जाएगी, नहीं. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. And it focus on broad capabilities and like leadership, critical thinking, adaptability that help in future roles. For example, developing leadership skills through membership or mentorship and experience over time. Okay, next we have the process of learning and development. The learning and development process is a systematic and includes several important steps. First, we have identify learning and development need. The step involves understanding what skills, knowledge, or behavior gaps exist in an individual or organization. ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें कि हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं क्या कि स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, बिहेवियर क्या है, गैप एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ पे गैप है. हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है इस स्टेप में कि लर्निंग और डेवलपमेंट में नीड क्या है, कहाँ पे गैप है, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एट इंडिविजुअल लेवल, व्हाट एन एम्प्लॉय और स्टूडेंट लैक. एंड इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, व्हाट द बिजनेस नीड टू मीट इट्स गोल. और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे गैप है, जहाँ पे हमें जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितना काम करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी नोटिसेस द एम्प्लॉय लैक डिजिटल स्किल्स टू हैंडल ए न्यू सिस्टम. ये क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी में ये नोटिस किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को
क्या चीज़ नहीं आती है कि डिजिटल स्किल उसकी वीक है और डिजिटल स्किल सीखने की ज़रूरत है। सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। Setting learning objective, that means clearly define what the learning or development program aim to achieve। और ये चीज़ क्लियरली डिफाइन करना कि बेसिकली कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम का। एंड मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट दैट मीन्स एस दैट मीन्स स्पेसिफिक, एम दैट मीन्स मेजरेबल, ए दैट मीन्स अचीवेबल, and R stand for relevant, and T stand for time bound. For example, by the end of the month, all team members should be able to use the new accounting software efficiency। जो भी आपका टास्क हो, जो भी आपका गोल हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या पर्सनल गोल्स, वो कैसा होना चाहिए हमेशा? स्मार्ट दैट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। जैसे कि अगर आपको MBA ही करनी है तो ये क्या है? ये है स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, आपको पता है 2 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। अचीवेबल है, 2 साल के अंदर आपको फुली डेडिकेट होके पढ़ाई करनी है, ये अचीव कर सकते हो। एंड रेलिवेंट है। एंड टाइम बाउंड, भाई 2 साल में आपको डिग्री कंप्लीट करनी है। एंड नेक्स्ट वी हैव डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम। प्लान हाउ द लर्निंग विल टेक प्लेस। ये चीज़ आपको प्लान करनी है कि बेसिकली लर्निंग कैसे होएगी। अब चूज़ द मेथड, वर्कशॉप, ई-लर्निंग, सेमिनार, कोचिंग, मेंटरिंग एक्सेट्रा। किस मेथड के थ्रू आपको लर्निंग करनी पड़ेगी कि जो आपके लूप होल्स हैं, जो गैप है, उसको फुलफिल कर दिया जाए। डिसाइड द ड्यूरेशन, कंटेंट एंड फॉर्मेट। अब आपको ये चीज़ भी करनी पड़ेगी कि ठीक है आपको MBA करनी है, MBA के लिए आपको क्या चाहिए? आपको प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या कौन कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे आपका जो सिलेबस है वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, ई-लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च से रिलेटेड वर्कशॉप भी अटेंड करनी पड़ेगी, सेमिनार्स भी होते हैं। एंड मे बी अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है जैसे फाइनेंस, तो उसके लिए आपको हो सकता है कोचिंग लेनी पड़े। एंड मेंटरिंग, कहीं पे भी जैसे आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर गाइड एज वेल एज योर मेंटर। And also decide the duration, content and format। select tools and material। basically कि 2 साल के अंदर आपको अपनी जो MBA की डिग्री है वो लेनी है, तो 2 साल में आपने किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। जैसे सेमेस्टर सिस्टम होता है, वो सेमेस्टर सिस्टम क्यों है? ताकि स्पेसिफिक तरीके से आप सारी चीज़ें कवर कर पाओ। कंटेंट क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, कि जैसे आपको सिलेबस कवर करना है एज वेल एज आपको असाइनमेंट भी सबमिट करनी है, आपके पेपर कब होंगे, तो सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि टूल्स क्या रहेंगे, मटेरियल जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, टूल कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो टू कंप्लीट योर degree। And for example, creating an online training course on customer service। next we have implementation and delivery। now the program is executed, this is where actual teaching, learning and development activities occurred। okay, these are the method can include on the job training, off the job training, blended learning, online or offline, and simulations, role play, group task। for example, conducting weekend training session on conflict resolution for team leaders। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली एक्चुअल टीचिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आखिर कैसे कैसे होंगी। बेसिकली मेथड क्या क्या इंक्लूडेड है, ऑन द जॉब होगी, ऑफ द जॉब होगी, या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप की होगी, या फिर रोल प्लेज, ग्रुप टास्क, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट द मॉनिटरिंग एंड फीडबैक।
As the program is delivered, it's important to track learner progress. जैसे ही कि आपने एक वर्कशॉप अटेंड करी, बट ये चीज़ भी तो इम्पॉर्टेंट है कि ट्रैक रखना उस चीज़ के लिए कि लर्नर ने बेसिकली कितना सीखा, उसकी प्रोग्रेस कितनी है, एंड प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक and also uses the quizzes, test, assignment, and also give the real time feedback to correct mistake. For example, a trainer giving tip to an employee after observing a mock customer interaction. Next, we have the evolution of the program. After the training and assess how effective the program was. Did learner meet the objective? Was there an improvement in performance? Are learner using the new knowledge or skills? And what are the methods? Survey, test or assessment, performance comparison before or after. For example, comparing sales performance before and after the sale training. कि एक कोई प्रोग्राम आपने अटेंड किया, ताकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो प्रोडक्ट है, एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो मार्केट में सेल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया एंड उन्होंने नोटिस किया कि ओके, जो एम्प्लॉयज़ पहले सेल्स करते थे बिफोर ट्रेनिंग, तब कितनी सेल्स कर पाते थे, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग वो कितनी सेल्स कर पा रहे हैं. Next, we have the continuous improvement based on the evolution result, update and refine the program for better result in the future. Continuous improvement करते रहना, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, evaluate करना पड़ेगा the result, update and refine the program for better result in the future. For example, if employee find a model boring or difficult, redesign it to be more engaging और easier to understand. ओके किसी चीज़ में, जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, अगर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो क्या हो जाएंगी, मतलब काइंड ऑफ उसमें बच्चे बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर वो खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर भी पार्टिसिपेट करेगा एंड टू वे कम्युनिकेशन होगी, तो क्लास क्या बन जाएगी, और भी अच्छी लगेगी, इंटरेक्टिव बन जाएगी, और इससे जो बच्चे हैं वो भी इंगेज्ड रहेंगे एक क्लास में. सो दिस इज द समरी टेबल ऑफ this. So these are the steps. First step of learning and development is to identify the needs. Second step, we have the set objective. Third step, design program. Fourth step, we have the implement, and fifth step, we have monitor and feedback, and sixth step, we have evaluate and improve. Okay, so this is the description of these steps. Identify needs, that means the find skill knowledge gap, and set the objective, that means defining the learning goals, and design program, that means plan content, format and method. Implement, that means deliver the training. Monitor and feedback, that means track and guide learner. Next we have evaluate, that means measure effectiveness. Next we have improve, that means refine future program. And these are the examples of these steps. Okay, so next topic we have the 4 theories of learning. So basically these are the 4 theories of learning: classical conditioning theory, operant conditioning theory, cognitive learning theory, social learning theory. Classical conditioning theory is given by Pavlov, and operant conditioning theory is given by B.F. Skinner, and cognitive learning theory is given by Jean and Jerome, and social learning theory is given by Albert. So let's start with the first theory, classical conditioning theory. So basically, classical conditioning is a type of learning where a neutral stimulus becomes associated with a meaningful stimulus and eventually trigger a similar response. Before conditioning क्या होता है, food plus salivation. Okay,
and during condition bell plus food plus salivation, after conditioning bell plus salivation. ओके, सो बेसिकली इसके लिए एक डॉग है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि पहले क्या किया जाता है कि एक डॉग को खाना दिखाया जाता है, तो जैसे खाना दिखाया जाता है उसके मुंह में पानी आ जाता है, स्लाइवा आ जाता है। एंड दूसरी बार क्या होता है कि बेल को ऐड कर दिया जाता है, बेल प्लस फूड। जैसे ही बेल बजाई जाती है और उसके बाद उस डॉग को खाना दिया जाता है, तो उसके बाद भी क्या होता है कि जो डॉग है उसके मुंह में स्लाइवा आ जाता है। थर्ड कंडीशन में क्या किया जाता है कि बेल बजाई जाती है और खाना उसके साथ नहीं दिया जाता है, बट डॉग को लगता है कि फिर से उसे खाना मिलने वाला है, तो उसके मुंह में फिर से स्लाइवा आ जाता है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द Pavlov। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें कंडीशनिंग की जाती है। बिफोर कंडीशनिंग क्या था, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या था, एंड आफ्टर कंडीशनिंग क्या था। सो फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लैप्स before praising a student. After few repetition, the student feels happy just after hearing the clap, even before the praise. And these are the advantages of operant classical conditioning. Classical conditioning. First advantage we have, it is useful in behavior modification. ये बहुत ही क्या है, important है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फोबिया ट्रीटमेंट। एंड सेकेंड एडवांटेज वी हैव, इट हेल्प्स फॉर्म द ऑटोमेटिक एसोसिएशन। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि वो बेल और फूड के साथ एसोसिएशन देखा ना, तो दिस इज कॉल्ड द, इट हेल्प्स फ्रॉम ऑटोमेटिक एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी ड्रिल्स। डिसएडवांटेजेस, it focus only on involuntary responses and it does not explain complex thinking or decision making. Next, we have operant conditioning theory. This theory is given by the B.F. Skinner. Its meaning is operant conditioning is a type of learning where behavior is influenced by reward or punishment. इसमें बेसिकली जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, फर्स्ट वी हैव पॉजिटिव reinforcement, that means add something good. Negative reinforcement, that means remove something bad. And positive punishment, that means add something bad. And negative punishment, that means remove something good. And example of positive reinforcement, that means bonus for good work. अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई भी एम्प्लॉय बहुत अच्छा कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बोनस देना अच्छा काम करने के बदले। नेगेटिव reinforcement, that means remove something bad. For example, no homework for good behavior. And third, we have positive punishment, add something bad. For example, scolding for being late. And negative punishment, that means remove something good. For example, no TV for bad behavior. This is the real life example. An employee gets a salary bonus for meeting target. This is called the positive reinforcement. This increases the likelihood for repeating that behavior. What are the advantages of operant conditioning? It shapes the behavior effectively and also increases goal oriented actions. And these are the disadvantages of operant conditioning theory: over dependence on external reward and may ignore internal motivation. Third, we have cognitive learning theory. This is given by the Jean and Jerome. Cognitive
Learning focus on how mental processes like thinking, memory, and problem solving help people to learn. Learner are active participant, and it is the process which include the perception of new information, mental processing, and comparison with previous knowledge, meaning making and insight, storing in memory, application, and real life situations. For example, a student understand the math formula not just by memorizing but and analyzing why it works and then using it to solve new problem. So these are the advantages: increases deep understanding, promote the creativity and problem solving, and also build the critical thinking. And these are the disadvantages: may be time consuming, difficult to apply in basic or early learning levels. So last we have social learning theory. This is given by the Albert Bandura, and this means that social learning is learning that occurs by observing other, imitating their behavior, and being motivated by the outcome of those behavior. बेसिकली सोशल लर्निंग यही होती है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखना, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे ही उनको इमिटेट करना, and being motivated by outcome of those behavior. And this is the process of social learning. Attention, that means observe the model behavior. For example, watch a peer giving speech. And retention, that means remember what you saw, and for example, recall speech structure. Reproduction, that means try to imitate the behavior. For example, deliver a speech yourself. Motivation, that means process or perform behavior if you expect a reward. For example, get praised for your speech. So this is the example of social learning. Child sees an older sibling clean their room and get praised by parent. The child then start cleaning their room to get similar praise. Advantages: useful in role modeling and training. It also increases the social interaction, easy to implement in classroom and work environment. And these are the disadvantages of social learning. Bad behavior can also be learned by observation. Learning may not occur if the learner lacks motivation. So this is the summary table of 4 theories. First theory, we have classical conditioning. That means we are focused on their stimulus and response. And process, that means where we learn through association. For example, bell and salivation. And these are the advantages of classical conditioning. It help in behavior therapy. And this is the disadvantage: focus on automatic reaction only. And second theory, we have operant conditioning. This is basically focus on behavior consequence, and this is the process where in the process we use reinforcement and punishment. For example, bonus for good work. And these are the advantages: increase the performance, and over reliance on reward. This is the disadvantage. Cognitive learning, that means basically focus on mental processing, and in the process thinking, memory, and insight. And for example, understanding math concept. Advantage: deep learning, and disadvantage is time consuming. Social learning, that means focus on the observation. In the process we use modeling and imitation. For example, imitating peer behavior. And these are the advantages and disadvantages: promotes the teamwork and may copy negative behavior. So that is all about for the today's class. Thank you so much. If you like this video, then do like and subscribe my channel. Bye bye, take care, have a nice day. If you like this video, then subscribe my channel. Keep learning, keep growing. Bye bye, take care.